Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are great. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I'll be taking up your legal studies for class 12. All right. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. हम यूनिट 4 कर रहे हैं. पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है. ठीक है. और ये हम आज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में. कहाँ से ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं. ह्यूमन राइट्स इवॉल्व नहीं, ह्यूमन राइट्स है ऑलरेडी. प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे. बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा पार्ट ही कवर करेंगे. हल्के हल्के हम कवर करते जाएंगे बिफोर वी कॉल एन एंड टू आवर यूनिट 4. ठीक है. यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया. मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में हमने नहीं बात करी है. बट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में. ठीक है. इसमें आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फ्रेमवर्क ऑफ द लॉज दैट आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन. ठीक है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. लाइक मेनी अदर कंट्रीज, फॉर इंस्टेंस यूएस है, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन. इंडिया इंडिया टू हैज ह्यूमन राइट्स रूटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डेफिनेटली हैं, हम सबको पता है. कुछ एनफोर्सेबल है, कुछ एनफोर्सेबल नहीं है. हम देखेंगे कैसे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क इन्वॉल्व दी फॉलोइंग. क्या क्या फॉलोइंग है. एक तो प्रीएम्बल की बात करी हुई है कि प्रीएम्बल में है ह्यूमन राइट्स मेंशन. फिर पार्ट 3 क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स बताता है. पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है. इन सब में हम बेसिक ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे. ठीक है. समझ आएगा. फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं, ये हम आंसर करेंगे आने वाली वीडियोस में. ठीक है. फिर प्रीएम्बल के बारे में बात करी हुई है. प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, हम सबको पता है. हमने केशव नंदा भारती केस में बताया था ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म दैट इट फॉलोज. उसके लिए हर रिलीजन बराबर है. इट डज नॉट गारंटी कि इट डज नॉट स्टेट दैट सर्टेन रिलीजन इज द डोमिनेंट और यही ठीक है. ऐसे सेक्युलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फिर जुडिशियल रिव्यू. ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है. इनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. फिर प्रीएम्बल के बारे में बताया हुआ है कि प्रीएम्बल में क्या क्या बताया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, बस ये आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैंने भी इसको यहाँ पे इन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको शो कर दिया है. सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन, लिबर्टी ऑफ थॉट. ये सब एक्सप्रेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब राइट्स हैं. कुछ फंडामेंटल है, कुछ लीगल राइट्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही हैं. कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं है. इन्फ्रिंज होने पे आप कोर्ट नहीं भाग सकते हो. तो ये प्रीएम्बल के बारे में बस एक इंट्रोडक्शन दे रखा है. वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट. प्रीएम्बल प्रोक्लेम्स द राइट्स एंड फ्रीडम. प्रीएम्बल क्या बताता है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या फ्रीडम है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Provisions of which are contained in the constitution in various parts. काफी parts है, जैसे पार्ट 3 बताया, पार्ट 4A है और काफी clauses हैं. To secure to all its citizens, preamble make sure कि सारे जो rights and freedoms हैं are abided by. कुछ की कोर्ट में सुनवाई है, कुछ की नहीं है, but they must be abided. इन सबको फॉलो करना चाहिए. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है. देखो फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आर्टिकल 12 से लेके 35 में. ठीक है. क्या कवर होता है ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में. आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात तो हमें पता है. इट कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के बारे में इसमें बात की गई है. Salient features of the fundamental rights are as below. इसके बारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं. एनफोर्सेबल हैं ये by the higher courts in India. हायर कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों में फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है. आर्टिकल बताओ कौन कौन से हैं. आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का, कि फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं by the way of आर्टिकल 226.
आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा डिटेल में बात रखिए। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रोवाइड्स द राइट टू द अग्रीव्ड वन, अग्रीव्ड वन मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है। फिर whose fundamental rights have been violated or denied, इन्फ्रिंज हुए हैं, वायलेट किया गया है या मना कर दिए गए हैं, to petition the supreme court, देखो सुप्रीम कोर्ट for the enforcement of fundamental rights। आर्टिकल 32 होता है enforcement of fundamental rights in Supreme Court, whereas Article 226 होता है enforcement of fundamental rights in High Court, ठीक है। अब आपके हम सीधा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हमें सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और अगर ऐसा कोई रीजन है कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप जा सकते हो, बट आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। समझ आ रही है बात? आर्टिकल 13 के बारे में बात हो रखी है, एक बार सुन लो। आर्टिकल 12 टू, देखो आर्टिकल 12 टू 35 के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, हम 12 से शुरू करते हैं। 12 डिफाइन करता है स्टेट को, क्या क्या आता है स्टेट में, ठीक है। स्टेट में जैसे यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज आती है। अब ONGC या फिर OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, हाँ ठीक है, ये सब चीजें आती हैं स्टेट में। इनके बारे में आपको डिटेल में अगर बुक में दिया होगा तो मैं समझा दूंगी, बट आपको बस जनरली पता होना चाहिए। काफी सारे केस लॉज हैं कि ये आना चाहिए स्टेट में, वो नहीं आना चाहिए स्टेट के डेफिनेशन में पर्टिकुलरली। फिर आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अथॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। It ensures that the state or any other competent authority should not make any laws which are in derogation with the fundamental rights। fundamental rights की अगर कोई लॉ ऐसा निकल रहा है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, डिनाई करता है, वो लॉ उस डिग्री तक जहां तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रेक करता है, इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड स्टैंड करता है, वो सही नहीं है लॉ। एज सुन एज इट गेट्स अमेंडेड कि वो फंडामेंटल राइट को ब्रेक नहीं कर रहा है, डिनाई नहीं कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है, वो लॉ बिल्कुल करेक्ट स्टैंड करता है। मैंने आपको शॉर्ट में खुद बता दिया, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। द स्टेट और एनी अदर कंपीटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेक लॉज इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंसेस, कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस। सी दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन इफ यू वांट टू लर्न। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको लिख के आओगे एग्जाम में अच्छा इंपैक्ट देगा, बट मेरी तरफ से मत लर्न करना। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हम आर्टिकल्स लर्न करने लग गए तो काम हो जाएगा, मतलब हम लर्न ही करते रह जाएंगे। आर्टिकल 13 आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा बाय लॉ, कोई भी ऑर्डर, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दिया करो कि हाँ ये सब चीजें नहीं बन सकती है, दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स और टेक अवे और ब्रीचेस द फंडामेंटल राइट। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने भी थोड़ी ये सब चीजें लर्न करी है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। बस ऐसे ही आप भी एग्जाम में लिखाना। फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट, दीज आर अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। बट बहुत ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल हो सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहले हम एग्जांपल देखते हैं दैट दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। एग्जांपल ऑफ द फॉर्मर किसकी बात हो रही है, स्टेट की, is right to freedom of speech and expression. If I am not given the certain right to freedom and of speech and expression, definitely reasonable grounds होते हैं, reasonable restrictions होती हैं, but अगर मुझे basic right भी नहीं मिल रहा है freedom of speech and expression का, I can go to High Court, I can go to Supreme Court, that my fundamental right has been infringed. On the other hand, if a private company, private individual employs the children, child labor को employ कर रहे हैं, 6 या 14, देखो लिखा हुआ है employment of children below 14 years of age, अगर 14 साल से छोटे बच्चे को अगर employ किया जा रहा है by any private individual, this can be taken to Supreme Court or High Court that a certain fundamental right has been infringed. These children have right to education, ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन प्लेसेस ऑफ हजार्डस एक्टिविटीज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रीज, माइंस में दे कैन नॉट वर्क लाइक दिस। तो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये भी है, जैसे राजस्थान का कोई केस लॉ है, आई नो द नेम बट आई एम नॉट स्टेटिंग इट, व्हाई यू गेट इनटू ऑल दिस, बिकॉज देयर आर न्यूमरस अनकाउंटेबल केस लॉज, आई वुड से, बाहर के, यहाँ इंडिया के। एक राजस्थान का केस लॉ है, इनमें से सुन लो।
क्या हुआ उसमें बताया कि 25% ऑफ children should be from the disadvantaged group in either a public school or either a private school. Either public or a private school. कोई भी स्कूल है वहाँ पे 25% आपको एडमिट करने हैं disadvantaged group का, and you don't have to charge anything from them. So it is mandatory that आप उन बच्चों को एडमिट करो और अपने स्कूल में पढ़ाओ. If you know, if you are not granted admission in that certain case, आप जा सकते हो that this school is not giving 25% admissions to disadvantaged group. All right, तो ये बात समझ आ गई आपको. तो ये देखो है तो प्राइवेट स्कूल ही, बट infringement of fundamental right को enforce किया जा रहा है. And one of this example is employment of children. बस समझ आ गया. फिर the state includes, अब स्टेट क्या क्या इंक्लूड करती है, आर्टिकल 12 के बारे में बात हो रही है. गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब आपको पता होने चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, इसको याद कर सकते हो, देखो इजी है. गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है. फिर किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज या फिर अदर अथॉरिटीज. ये मैंने आपको बता चुकी हूँ. लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, executive and legislation of state, local authorities and other authorities, ये 4 parts में divided है अगर आप जाकर check करो तो. So that they are instrument or agency of the state like the Indian Oil, IOL मैंने बताया, Indian Oil Limited की बात कर लो, कर्नाटका स्टेट रोड अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं. ठीक है, अगेंस्ट दी स्टेट की बात कर रहे हैं ना हम, that they are enforceable against the state. तो स्टेट कौन होते हैं, स्टेट ये सब होते हैं. आर्टिकल 12 में इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. आगे देखो, फिर फंडामेंटल राइट्स आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. दे आर लार्जली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगेंस्ट इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हमें कपड़ा मकान वगैरह नहीं दे रही है, बस हमारे इंटरफेयर नहीं कर रही है, हमें किसी चीज से रिफ्रेन नहीं कर रही है. तो अब इट कंसिस्ट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी. 14 से 18 तक बात हो रखी है राइट टू इक्वालिटी के बारे में. राइट टू फ्रीडम 19 to 22 आर्टिकल्स के बारे में हो रखी है. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 and 24 है. इसे करेक्ट कर लेना, आपकी बुक में ये दिया हुआ है 24 and 25 नो. आर्टिकल 25 तो रिलीजन से रिलेटेड है. 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 में बात हो रही है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एंड 35 में हो रखी है बात. आर्टिकल 31 रिपील होकर 300A में बन गया, विच वाज राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो नहीं है. राइट, ठीक है, पहले 7 राइट्स थे, अब 6 राइट्स हो गए हैं. अब देखो, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रखे हैं. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली. इसका मतलब ये होता है कि किसी 18 साल के इंसान को आप, या फिर 19 साल के इंसान को आप किसी भी 5 साल के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है, 19 साल का इंसान 19 साल के साथ ही कंपेयर होना चाहिए. इसमें ये लिखा हुआ है, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. अगेन वही बात आ गई कि एक तो स्टेट नहीं डिनाई करे और एक स्टेट इक्वालिटी दे. दिस इज द नेगेटिव वन, कि स्टेट डिनाई नहीं करे कि हमें इक्वालिटी मनाना हो, और दूसरा है कि हमें इक्वालिटी मिले, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. आर्टिकल 14 क्या कहता है, दैट देयर शुड बी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हमें कोई डिनाई ना हो, और इक्वल प्रोटेक्शन भी हो हमारी लॉ, कि हमें जो है इक्वालिटी मिले भी. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन लिखना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जहां तुमने जन्म लिया है. ठीक है, that law treats everyone equally without consideration of their rank or status. Whatever is their rank, तुम अमीर हो गरीब हो, law doesn't take this into consideration. Everybody is equal for them. क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, कहाँ तुमने जन्म लिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. One uniform law can not be applied to all. Definitely it is so. Why? अब आप कहोगे कि जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो SC ST OBC के लिए कम कट ऑफ थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी, ऐसे तो ये तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वालिटी है. नो, पता है ये रिजर्वेशन क्यों दी जाती है, क्योंकि ना रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट, इट इज समवेयर डिस्ट्रॉइंग द नेशन. आप मतलब देखो, दोनों पार्ट्स हैं. रिजर्वेशन अच्छी भी है, रिजर्वेशन बुरी भी है इक्वालिटी के लिए. इट इज अ पर्सपेक्ट ऑफ द ह्यूमन, बट इंडिया में रिजर्वेशन फॉलो होती है, अच्छी है कि बुरी है ये बात सब्जेक्टिव है, बट फॉलो किया जाता है रिजर्वेशन को.
रिजर्वेशन ना बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज गिवन टू लेस प्रिविलेज्ड, लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं है, या फिर वो अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो वो पिछड़ जाएंगे, वो लर्न नहीं कर पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें कभी जॉब नहीं मिल पाएगी, उन्हें कभी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। जो अपर कास्ट होती है वो लोग इनको टेक ओवर कर लेंगे, इनको अपने स्लेव बना के रख लेंगे। वेराज आजकल अपर कास्ट अपने आप को समझती है, ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, पुराने टाइम से जैसे चलता आ रहा है बस वही सब बातें हैं। एंड आई डोंट बिलीव अब आजकल SC ST OBC या जिनको भी रिजर्वेशन मिलती है, क्या हम इन्हें अलग समझते हैं? आजकल के यूथ में तो ऐसा नहीं होता है, सबको इक्वल ही समझा जाता है। बट अगेन रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल कि ये फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, दे आर लेस प्रिविलेज्ड, दे शुड बी अपलिफ्टेड, इन्हें अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए। दैट इज अगेन राइट टू, ये इक्वालिटी है। माना जाता है कि एक इक्वल्स, वो लोग इक्वल नहीं है इसलिए उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलता है, तब इक्वालिटी होती है। फिर प्रोहिबिशन, फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात कर रखी है कि गर्ल एट द एज ऑफ 18 years अटेन द मेजॉरिटी, टॉकिंग ऑन द अदर हैंड बॉय अटेन्स मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 21 years, उसके बाद उसकी शादी कर सकते हैं। तो इसमें ये ऐसे दिया हुआ है, दिस एग्जाम्पल ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द एज, कि एज क्या है इन रिलेशन टू द क्वेश्चन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। बस ये है, ठीक है, गर्ल को 18 years में 18 years के बाद शादी कर सकते हैं, बॉयज की 21 years के बाद। लॉ विद बहुत सारी चीजें देखकर ये मेंशन करती है कि गर्ल्स को दे कैन बी मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 18 years, गर्ल्स की शादी बहुत जल्दी कर देते थे, अब ऐसा नहीं होता है। दिस रिस्ट्रिक्ट्स अ माइनर फ्रॉम गेटिंग मैरिड, की शादी से बच जाता है। दिस एग्जाम्पल ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द एज इन क्वेश्चन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ, एज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रखा है बस इसे। However, if the marriage between two parties were to be disallowed, एज की बेसिस तो है, ठीक है, ये हमें लॉ ही बताती है, बट अगर आप किसी की शादी ऐसे ना करो कि तुम इस कास्ट से हो, तुम्हारा रिलीजन ये है, या ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, यू बिलोंग टू सो एंड सो रिलीजन, और तुम्हें कुछ चीज डिनाई कर दी जाए, दिस विल बी ब्रीच ऑफ राइट टू इक्वालिटी। For in certain case, if I go to a college and I say I want admission and they deny me that you are Christian, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो मेरे रिलीजन पे बात करके मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आगे देखो, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, आर्टिकल 15 में इस बारे में बात हो रखी है। देखो आर्टिकल 14 में हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वालिटी, अब आर्टिकल 15 में बताता है किसी भी ग्राउंड जो हमने पहले पढ़ा है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे हमें कुछ भी डिनाई ना कर दिया जाए, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। इसमें बताया है डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, पहले क्या होता था, पार्क में एंट्री नहीं मिलती थी, मंदिर में नहीं जाने देते थे, जस्ट बिकॉज यू आर ऑफ अ सर्टेन रिलीजन, तुम किसी और कास्ट के हो तो तुम्हें अलाउड नहीं होता था। आर्टिकल 15 इक्वालिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग एनीबॉडी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये मैंने आपको बताया। ऑल्सो इट प्रोहिबिट्स एनीवन एंड द स्टेट फ्रॉम यूजिंग दीज ग्राउंड्स टू रिस्ट्रिक्ट एनीवन, अगर तुम ये ग्राउंड्स के ऊपर किसी इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो फ्रॉम एंटरिंग सर्टेन शॉप्स, कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम्हारा सेक्स ये है, यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल, यू हैव बीन बोर्न एट अ सर्टेन प्लेस, पब्लिक रेस्टोरेंट्स या फिर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, पार्क्स वगैरह में, या फिर यूज ऑफ वेल्स, यू कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम दीज, लेक से तुम पानी ले सकते हो, टैंक से, बेदिंग घाट्स हैं, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, ये सब चीजें अगर तुम्हें डिनाई हो रही है तो दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड यू कैन रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 16 के बारे में यहाँ बात हो रखी है। It is also based on the equality principle. Definitely it provides for equality in the matters of public और state employment. ये बहुत important है, state employment या public employment की बात हो रही है कि कोई भी इंसान को deny नहीं हो सकती है। It bars any discrimination on the grounds of religion, race, caste. मैंने आपको बताया ना, इसे याद कर लो because it becomes important. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें थोड़े से और grounds है, decent, कौन से decent से हो, या फिर where do you reside, कहाँ रहते हो, उस बेसिस पे भी तुम्हें डिनाई नहीं कर सकते हैं any employment. For instance, even if I live in say Bihar,
उत्तर प्रदेश में रहती हूँ मैं, या फिर अच्छा पटना इज इन बिहार ओनली, वेस्ट बंगाल से रहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को कहीं और जॉब नहीं मिल सकती है. आई कैन नॉट बी गिवन जॉब बाय स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी इन सम अदर स्टेट्स ऑन द ग्राउंड्स दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ से वेस्ट बंगाल, से बिहार, से उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये बात समझ आई. अब यहाँ देखो, इट आर्टिकल अलाउज स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मिल सकती है. डिसेंट क्या होता है? डिसेंट मतलब एंसेस्ट्रल, जो तुम्हारे पुराने पूर्वज क्या करते थे, इन सब बेसिस पे तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता कि जॉब ना मिले. फिर रिजर्वेशन की बात हो रखी है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. देयर आर रिजर्वेशन. शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलती है, शेड्यूल ट्राइब्स को. मैंने आपको बताया रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मिली जाती है, अपलिफ्टमेंट के लिए मिली जाती है. हु बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल, या उनके हिस्ट्री ऐसी है कि वो लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं है. एंड कंटिन्यू डिसएडवांटेज, दे आर एट अ डिसएडवांटेज राइट नाउ ऑल्सो. अगर उनको दबाव दिया जाएगा, उन्हें प्रेशर में रखा जाएगा अगर उनको गवर्नमेंट अपलिफ्ट नहीं करेगी. Based on the caste status and otherwise have not been adequately represented in these services. इनको reservation मिल सकती है. This is not infringement of fundamental right. क्यों मिल सकती है इनको reservation? क्योंकि they have not been represented well. They are not well off. क्या पता वो economically well off नहीं है, तो इस सब चीजों के लिए इनको reservation मिलती है. They have been identified as scheduled caste, scheduled tribe, कुछ भी. Abolition of untouchability. Untouchability क्या होता है? देखो पहले ना दलित्स और आदिवासी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता था कि ये लोग सफाई करते हैं, ये लोग दिस बास्केट मेकिंग के काम में थे. बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि बहुत ठीक नहीं माने जाते थे काम. ये डॉक्टर तो नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं कर रहा है, ये सफाई करते हैं. ये सब इनको ना अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से कि इनको हम इनका कुछ भी टच किया हुआ हमारे लिए इम्प्योर हो जाएगा, ऐसे माना जाता था. देखो अब तो ये सब प्रैक्टिसेस हम लोग तो नहीं देखते हैं ऐसा, बट ये हमारे पुराने टाइम में ही चलता था. तो अनटचेबिलिटी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. ठीक है, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस कर रहा है अनटचेबिलिटी, वो फॉरबिडन है. दिस आर्टिकल कैन बी एनफोर्स्ड स्टेट के अगेंस्ट भी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी. अगर कोई ये कर रहा है तो ये एनफोर्स हो सकती है. ऑल्दो हम अगेंस्ट द स्टेट ही पढ़ते हैं, बट अनटचेबिलिटी अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकती है. एंड द ऑफेंस इज पनिशेबल. ये ऑफेंस पनिशेबल है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल लॉज. स्पेशल लॉज, देयर आर सर्टेन लेजिस्लेशंस, कुछ एक्ट पास हो रखे हैं. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है एक, 1955 का एक्ट है. एंड SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट होगा. देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1989. अगर आप किसी इंसान को किसी गलत नाम से बुला सकते हो, आई कैन नॉट नेम देम, इवन मेरे ऊपर भी डेफर्मेशन लग सकता है कि आपने इसको ये बोला है. नो, आई कैन नॉट से. तो ऐसे आप किसी इंसान को गलत नाम से नहीं बुला सकते हो. क्यों? क्योंकि देयर शैल बी आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. हम उनके अगेंस्ट कोई ब्रूटल एक्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, उन्हें किसी गलत नाम से नहीं बुला सकते. 1989 का एक्ट है, वो 1955 का एक्ट है. इस लेजिस्लेशन के अंदर भी अनटचेबिलिटी की बात हो रखी है, प्रोटेक्शन हो रहा है सर्टेन लॉज. ठीक है. फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17 इज मेड ऑपरेशनलाइज. इसको ऑपरेशन किया है बाय दीज टू लॉज. जो इसमें पनिशमेंट दी गई है, इट इज पनिशेबल एज मेंशन, मैंने आपको बताया. फिर अब क्या हुआ? एनी फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, अब्यूज, ब्रूटैलिटी अगेंस्ट द दलित, आदिवासी, मैंने आपको बताया, बाय स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं. गांधी जी बहुत करा है, गांधी जी ने टू combat this practice of untouchability. देखो लिखा होगा, one struggle does not end so long as there is single human being considered untouchability on the account of his birth. ये ऐसे महात्मा गांधी जी की saying है. तो ये बहुत ज्यादा फाइट करते थे अनटचेबिलिटी के लिए. he wanted to abolish this, and I don't know if in backward areas अभी भी follow होता है कि नहीं होता है, but we just don't see this practice relevant anymore. इतनी relevance अब नहीं है इस practice की. अब ये बात समझ आई. देखो हमने आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है. 18 हमने नहीं पढ़ा है. 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. महाराजा, किंग, ये सब अब नहीं मिलते हैं टाइटल्स. ठीक है, सिर्फ आर्मी टाइटल्स मिलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब चीजें तो मिलती हैं टाइटल्स, बट महाराजा जी ऐसे मतलब जो नाम पहले टाइटल्स मिलते थे ना, रैंक मिलती थी, मिलिट्री स्टेटस मिलता था, वो अब नहीं मिलता है. देयरफॉर
बस अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, आपकी बुक में नहीं दिया है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम 19 to 22 आर्टिकल कवर करता है। राइट टू फ्रीडम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फ्री आर्टिकल 19 प्रिस्क्राइब्स एंड प्रोटेक्ट्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फ्रीडम। कौन कौन सी फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करता है, हम आगे देखते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, you can assemble but there is restriction, it has to be peacefully and without the arms। फिर freedom to form associations and unions, you have freedom, ये सब article 19 to 22 के बीच में आता है। freedom to move freely, you can move freely throughout the territory of India, you have freedom to reside and settle in any part of India, अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी reside कर सकते हैं। freedom to practice any profession and you can carry on this profession, occupation, trade or business। तो ये सब क्या है, ये आर्टिकल 19 में बताया हुआ है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, डेफिनेटली हैं। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है ऑन दीज फ्रीडम्स, व्हिच मींस दैट राइट्स आर कंडीशनल, सर्टेन कंडीशन अटैच्ड है। ऐसे नहीं है कि कंप्लीट फ्रीडम है, यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट कुछ भी चीज तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यही है, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो दैट इनसाइट्स पीपल, दैट प्रोवोक्स पीपल टू गो अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। स्टेट कैन रीजनेबली लिमिट और टेक अवे द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ले सकती है वो तुमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हेन देयर इज अ थ्रेट, कुछ डर है सोवरेनिटी को, सुप्रीम पावर एंड इंटीग्रिटी, जो सुप्रीम पावर है, इंटीग्रिटी है ऑफ द कंट्री, ऑफ द यूनियन और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, जो हमारे रिलेशंस है फॉरेन स्टेट्स के साथ, अगर तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनफ्रिंज हो रहे हैं इस चीज से, देन यू हैव दिस राइट, यू नो, कि आप स्टेट हमारे राइट को वापस ले सकती है, हमें रोक सकती है, दैट यू आर डूइंग दिस रॉन्ग एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स की बात हो रही है, या फिर पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यही होता है जो मैंने बताया था, पब्लिक पीस, पब्लिक पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए और डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कोई ऐसी बकवास बात नहीं बोल सकते हो, कोर्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तुम्हें। और डेफेमेशन, कुछ गलत बोलना, फॉल्स बोलना, किसी को डिफेम करने के लिए या इंसाइट करना टू एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट कैन प्रोहिबिट समवन फ्रॉम मेकिंग इंसाइटिंग स्पीचेस। कोई ऐसी स्पीच नहीं दे सकते हैं जो कि इन लोगों को इंसाइट करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट मे प्रोवोक अदर्स टू कमिट द वायलेंस। लोग मारना तोड़ना शुरू कर दे या फिर कोई भी ऐसी बात आप नहीं कर सकते हो, इंसाइटिंग स्पीचेस नहीं दे सकते हो। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे फ्रीडम्स और उसके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि पब्लिक ऑर्डर, इंटेग्रिटी, इसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ये सब हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। आपको मन है पढ़ने का तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। आई डोंट फील इट रेलिवेंट क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, अब हम उस पर फोकस नहीं करने वाले हैं। However, at the time, Supreme Court can invalidate, मतलब make it null and void states restriction, state की restriction को null and void कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर उसे लगे कि यार ये तो स्टेट बिना बात ही, गवर्नमेंट बिना बात ही रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और कह रही है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नीचे कर सकता है इफ इट फाइंड्स देम टू बी अनरीजनेबल, अगर उसको लगता है कि ये अनरीजनेबल है। एज एन इंस्टेंस, स्टेट कैन नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन एज एन एक्यूज। मैंने आपको बताया था, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक ऑथर की अगर बुक आने वाली है और कुछ अनरूली डिस्ट्रक्टिव प्रोटेस्टर सड़क पे उतर आए कि ये बुक नहीं पब्लिश होनी चाहिए, ये बुक डेफेमेटरी है या गलत है, इसके बारे में गलत बात हो रखी है, तो स्टेट उन बेकार से प्रोटेस्टर्स की वजह से, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी वजह से ऐसा ना हो कि बुक ही रोक दे, तो ये राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा किसका? ऑथर का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ ऑथर विल बी इन्फ्रिंज, ठीक है। Such restrictions are unreasonable. ये कोई restriction unreasonable है just because it wants to maintain this public order, तो तुम क्या freedom of speech and expression का author के लिए बंद कर दोगे, right infringe कर दोगे, violate कर दोगे? Not possible. ठीक है, ये example मैं already state कर चुकी हूँ, let's not go into deep of that. Rights of person accused of crime. देखो आर्टिकल 20 क्या करता है? सेफगार्ड करता है उन चीजों को। एक बार यहाँ देखो, आर्टिकल 20 तीन चीजों के बारे में बात हो रखी है। ये दिख रहा है? आई नो स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी, देखो मैं बताती हूँ। आर्टिकल 23 तीन चीजों के बारे में बात करता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ,
नो डबल जेपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब होता है अगर मैंने आज कोई क्राइम किया है, फॉर इंस्टेंस आई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ से थेफ्ट, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, आईपीसी कहता है कि थेफ्ट जिसने कमिट किया है वो 3 साल तक उसको जेल होएगी, ठीक है, 3 इयर्स तक जेल होएगी। और मैंने आज कमिट किया है थेफ्ट, तो फिर कल एक लॉ निकल के आ जाता है कि इट इज 5 इयर्स ऑफ जेल होएगी। तो जब मैंने कमिट किया है क्राइम तो मेरे टाइम पे लॉ था 3 इयर्स का, तो मुझे 3 साल की जेल होगी, मुझे 5 साल की जेल नहीं होगी, ठीक है। या फिर इससे पहले क्या लॉ था और लॉ चेंज होके 3 पे आ गया, इसके बाद लॉ होके 5 पे हो गया, डजंट मैटर। जब मैंने क्राइम कमिट किया है तब क्या लॉ था, आर्टिकल 20 पार्ट 1 यही बात करता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फिर नो डबल जेपार्डी, अगर मैंने कोई ऑफेंस करा है, फॉर इंस्टेंस मैंने मर्डर किया है और मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, फिर पता लग गया कि मेरे को एक्विटल मिल गया कि इसने नहीं किया है मर्डर, कोई भी एविडेंस नहीं है कि इसने किया है, हम इसको ऐसे जेल में नहीं पुट कर सकते हैं, हम इसको मर्डर का चार्ज नहीं दे सकते हैं, मेरे को एक्विटल मिल गई, मुझे छोड़ दिया गया। फिर कोई और इंसान कहे नहीं इसने मर्डर किया है, फिर वो एक और केस शुरू कर दे, दिस इज डबल जेपार्डी। एक ही केस को लेके बार बार मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता है, अगर मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया है तो दोबारा जाकर कोई मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं लगा सकता है। फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता है ये बोलने के लिए कि मैंने कमिट किया है, ये जो मैं बोलूंगी कि हाँ मैंने कमिट किया है क्राइम, ये बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा अगर मैं बाय वॉलंटरी नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरे से कोई बुलवा रहा है, मुझे बार बार फोर्स कर रहा है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इंक्रिमिनेशन मतलब एडमिटिंग दैट यस आई हैव कमिटेड द क्राइम। अब यहाँ देखो थोड़े से फॉर्मल वर्ड्स में पढ़ लेते हैं, हमने समझ तो लिया है। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स फॉर सेफगार्ड टू पर्सन हु आर एक्यूज, जो भी अक्यूज है किसी केस में ऑफ हैविंग कमिटेड अ क्राइम, उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात ही यहाँ पे हो रही है, जिसने कोई क्राइम कमिट किया है उसके लिए ही एप्लीकेबल है ये चीजें। फिर राइट्स ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड आर फर्स्टली आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड that does not amount to an offense by any law in force। यही मैंने आपको बताया, अगर उस टाइम पे वो एक्ट पनिशेबल नहीं है और बाद में लिखा रहा है कि हाँ पनिशेबल है, कोई लॉ निकल रहा है, तो मेरे लिए वो कोई फायदा नहीं है, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे ऑफेंस करने के बाद लॉ आया है। यही मैंने आपको बताया। 377 की बात हो रखी है, इट ट्रीट्स कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन सेम सेक्स एडल्ट्स एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, फिर इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया 2009 में एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया टू प्रोटेक्ट प्रिवेसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, व्हाटएवर रीजन रहे, लिबर्टी रहा उसका रीजन ऑफ लेस्बियन, गे, सेक्स, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर पीपल। बट 2013 में क्या लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द हाई कोर्ट डिसीजन। इन दिस एग्जाम्पल this law will not apply to any consensual homosexual conduct committed in 2011। 2011 में जो भी ऐसा conduct हुआ तो उसको consideration में नहीं लेंगे, but it will apply to all the commissions that take place post Supreme Court judgment। क्या हुआ इसमें ये बताया हुआ है कि अगर पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसे आ रहा है आर्टिकल ऑफ 2013, आर्टिकल यहाँ देखो क्या हुआ, जैसे 2013 में एक लॉ आया कि जो 29 का जो डिसीजन रिवर्स हो गया है, और अब तुमने जो भी 2011 में जो चीज कंडक्ट करी है, जो तुमने एक्ट किया है, it will apply to the rules of 29 only। 2013 पे जो आए हैं रूल्स, उसके इसका एप्लीकेशन, ये वाले एप्लीकेशन तो नहीं होगा जो 2013 में आए हैं जब तुमने क्राइम कमिट 2011 में किया है। ये बात समझ आए? तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स एप्लीकेशन ऑफ लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली, पहले भी और बाद में भी। ये बात समझ आए? ये बात क्लियर हुई? देखो अब यहाँ देखो 22 में क्या बताया हुआ है कि इट शुड नॉट रिसीव अ पेनल्टी। देखो अगर दिया हुआ है कि 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है किसी ऑफेंस का, उससे और कुछ टाइम बाद लॉ आ गया कि 1 लाख नहीं 1,50,000 जुर्माना हो सकता है, बट जब तुमने क्राइम कमिट किया तब 1 लाख की बात हो रखी थी, तो 1 लाख ही तुम्हें पे करने पड़ेंगे, ज्यादा पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि 1.5 लाख वाले को कम
भरनी पड़ जाए, बट 1 लाख वाले को 1.5 लाख कभी नहीं भरना पड़ेगा। बट 1.5 लाख वाले को 1 लाख कुछ सर्टन प्रोविजंस में ही भरना पड़ सकता है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। पेनल्टी ग्रेटर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ इन द फोर्स, उस टाइम पे जो भी लॉ इन फोर्स था उसमें जो भी प्रोवाइड कर रखा था कि इतना अमाउंट पेनल्टी पे करनी है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, इवन दो उसके बाद लॉ आ चुका है। Thirdly, it provides for another important right that no person shall be prosecuted and punished. ये मैंने आपको बताया कि बार बार केस नहीं चल सकता है, बार बार पनिशमेंट नहीं चल सकती है। अगर इसे क्विटल मिल गई है, उसे सजा मिल गई है, वो बाहर आ गया है, फिर उसके ऊपर दोबारा केस कर दो कि इसने ऐसे किया, अलाउड नहीं है। फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार के बाद ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट पर्सन शुड नॉट बी हैरेस्ड, उसको हैरेस नहीं किया जा सकता, ना उसे पनिश किया जा सकता है रेपिडेडली, मतलब मोर देन वंस फॉर दी सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस अगर उसने कमिट किया है, अलग ऑफेंस है तो उसके अगेंस्ट चार्ज चल सकता है, अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, बट सेम ऑफेंस के लिए प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। Fourthly, it states that no person accused of any offenses shall be compelled, किसी को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम कोर्ट में जाकर बोलो, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ कि मैंने क्राइम कमिट किया है। This provision safeguards, it protects the accused against the self-incrimination, self-admitting that yes, I have committed the crime. An accused may be given information based on own knowledge if he or she chooses to, but cannot be forced. अगर वो खुद बताना चाहता है कि मैंने हाँ क्राइम कमिट किया है, बट उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है to be self-witness against himself or herself. One cannot be self-witness, खुद क्यों forcefully नहीं एडमिट करवा सकते किसी इंसान को, किसी अक्यूज को कि तुम विटनेस बनो अगेंस्ट योरसेल्फ। एवरी अक्यूज हैज राइट टू फेयर ट्रायल, कि मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलाओ, बट आई हैव नॉट कमिटेड सर्टेन क्राइम। ये बात समझ आई? देखो हमने 21, 2, 3 पढ़ लिया। जो पेनल्टी ग्रेटर वाला है वो 1 में ही आता है, ठीक है। 1 में 2 चीजें आती हैं कि ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली जो हमने पढ़ा, और कोई पेनल्टी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, कोई डबल जेओपार्डी नहीं होनी चाहिए, एक ही केस के लिए बार बार थ्रेटन नहीं कर सकते हैं। थर्ड में अक्यूज सेल्फ विटनेस नहीं बन सकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है कि उसे फोर्सफुली कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है। ये तीनों समझ आई। ये आर्टिकल 20 के बाद ये हो रही है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ लिबर्टी। फिर आर्टिकल 22, तो फिर राइट टू फ्रीडम खत्म होगा। हम इसके बारे में अपकमिंग वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दो, मुझे बताओ क्या चीज समझ नहीं आ रही है, एंड आई विल गेट बैक टू दैट वेरी वेरी सून। बताऊंगी मैं उस चीज को, समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना। टेल मी योर रिव्यूज इन कमेंट, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। आई विल टेक अप इन माय नेक्स्ट वीडियोस। जो भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।